चलो अल्लाह ताला उसकी वादा को सहर दे और सबको अल्लाह जो मान रखे। अच्छा बच्चों देखो, सिलसिला ये है कि यकीनन सीजीएम का चैप्टर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का चैप्टर है, याद रखना कि प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आएगा। थोड़ा सा हैवी चैप्टर हो जाता है बाद औकात, लेकिन इतना हैवी नहीं है कि आप इसमें परेशान हो। अब देखिए, अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो मैं उससे आगे चलता हूँ। किया है काम आप लोगों ने? आवाज नहीं आई? ठीक है। अब आज हम एक सवाल आपको दिखाते हैं और एक चीज आपके सामने निकाल के बताते हैं कि सवाल में क्या, कल के सवाल से या पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में इसमें क्या एक आपके पास नई चीज इसमें सिखाना चाहता हूं मैं। अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो इस सवाल का भी रिक्वायर्ड सेट है, यानी थोड़ा सा मैं इसको पहले फॉन्ट वाइज बड़ा करता हूँ ताकि वीडियो में भी आ जाए और ये यहाँ से आप लोगों ने नाजाबाद वालों ने इसको लाजमी देखना है और आप लोग भी इसी तरह से देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर यही करना है, क्या है प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट। जो लोग कल नहीं थे, पिछली एक वीडियो मैंने दी थी जो आपके वहां की नाजाबाद की थी, उसमें जो मैंने पढ़ाया था मैंने कल उसी चीज को यहाँ पे रिकैप किया। ठीक है, बहुत बड़ा मैंने कोई ऐसा नहीं किया है कि अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे और आज की मेरी बात सुन लेंगे तो आप यकीनन कनेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चन है उसमें छोटी सी दो तब्दीलियां और दो बातें हैं जो कि थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, इस सवाल के अंदर अगर आप नोट करें तो आपको इन्वेंट्री की जो मेन चीजें होती थी वो तीन होती थी। एक कौन सा होता था? मटेरियल, जिसको रॉ मटेरियल के नाम से भी याद रखा जाता है और कभी कभी उसको मटेरियल इन्वेंट्री या डायरेक्ट मटेरियल भी कहा जाता है। उसी के साथ आप देखिए कि तीसरी वाली लाइन में क्या होता था? गुड्स इन प्रोसेस, ये वर्क इन प्रोसेस का दूसरा नाम है। और तीसरी कौन सी थी? फिनिश। यानी कल के क्वेश्चन में ये तीन इन्वेंट्री के नाम थे। आज हम ये देखेंगे कि ये दो और इन्वेंट्रीज के नाम से चीजें आती है, या इन्वेंट्री की लाइन में दो नई चीजें आती है। ये दो नई चीजें जिसमें एक का नाम है फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स और दूसरे का नाम है जनरेटर फ्यूल। अब ये क्या बना है और क्या चीज है? तो आपको अगर याद हो जॉब ऑर्डर और साथ में एक फैक्ट्री लेजर पढ़ा रहा था जब मैं आपको, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि मटेरियल इन्वेंट्री कई तरह की होती है। एक तो डायरेक्ट है, याद है? उसके साथ मैंने कहा था शिपिंग मटेरियल भी होता है, कौन सा? पैकिंग से रिलेटेड, और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं। बेसिकली ये दोनों जो है ना, ये किसकी मिसाल है या क्या एग्जांपल है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। कि जब एक फैक्ट्री चलती है तो उस फैक्ट्री के अंदर मुसलसल छोटे मोटे रिपेयर्स या छोटे मोटे इस तरह के पार्ट्स की जरूरत होती है कि फैक्ट्री का ऑपरेशन मुतासिर ना हो। उन सब चीजों को एक नाम से रखा जाता है, क्या? फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स। यानी एक स्टिचिंग डिपार्टमेंट है तो सोचिए स्टिचिंग डिपार्टमेंट जहां पे सिलाई मशीनें होंगी वहां पे सबसे अहम चीज है निडल। एक मशीन की निडल टूट जाए तो मशीन बिल्कुल बेकार है, तो फिर निडल की रिपेयरिंग जरूरी है। मशीन के साथ बेल्ट होती है जिसकी वजह से वो मशीन मूव करती है, तो एक बेल्ट टूट जाए मशीन बेकार है। तो वो तमाम चीजें इसमें शामिल है फैक्ट्री की रिपेयर एंड पार्ट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे जनरेटर फ्यूल, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि तमाम फैक्ट्री की प्रोडक्शन और ये तमाम चीजें फ्यूल्स के हिसाब से है, डीजल है या फ्यूल है, इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जो दो आइटम है, ये दो आइटम आपके लिए एक नई चीज है जो इससे पहले क्वेश्चन में नहीं आई। ठीक है, बाकी सब चीजें वही हैं, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, फिर देखिए जनरेटर फ्यूल परचेज, स्पेयर पार्ट्स परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीजें नहीं आई वैसी जैसे वहां थी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन, फिर परचेज रिटर्न अलाउंस, डायरेक्ट लेबर यूज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सुपरिटेंडेंट सैलरीज, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन और आई होप के ऑफिस सैलरी, सेल्स रिटर्न अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, परचेज डिस्काउंट, लॉस और लास्ट एक आइटम नजर आता है क्या? सेल्स। ठीक है, अब पहला काम क्या है कि आपने इन सब की मदद से प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है,
अब मेन पहले एक पॉइंट, ये जो मैंने रॉ मटेरियल आपको हाईलाइट किया, पहली बात आपको अब ये क्लियर होना चाहिए कि ये मटेरियल दोनों कहां आने चाहिए। कौन से दो? ये फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स और जनरेटर फ्यूल कहां आना चाहिए। तो याद रखिए ये दोनों बेसिकली के एग्जाम्पल हैं किसकी? इनडायरेक्ट मटेरियल की। अगर तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पर जगह बनाता था? तो इनडायरेक्ट मटेरियल जगह बनाता है हमेशा एफओएच की हेडिंग में। इसीलिए आपको बाकी सब पुरानी बातें हो गई, नई बात दिखा रहा हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो आइटम नजर आ रहे हैं, जनरेटर फ्यूल और कौन से? फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स। लेकिन इनके आगे दो लफ्ज लिखे हुए हैं, क्या? यूज, और वहां यूज नहीं था। कैसे निकाला होगा यूज? तो आप यहां देख सकते हैं कि इसके नीचे एक छोटी सी एडिशनल कंपटीशन मौजूद है। सिंपल, क्या? एक मिनट, कहां गया? आगे ना सही तो एक छोटा सा मुझसे मारा, मैं मिस्टेक कर दिया शायद। क्या लिखे मैंने? फिनिश गुड ओपनिंग रिपेयर, दोनों जगह मैंने गलत लिख दिया। बहरहाल सुन लो जरा सा, फिर मैं इसको सही कर देता हूं। बेसिकली यहां जनरेटर फ्यूल यूज में सबसे पहला आइटम आएगा ओपनिंग। किसका ओपनिंग? वो जो जनरेटर फ्यूल का ओपनिंग दिया हुआ था वो ओपनिंग मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसकी वजह से यार थोड़ा सा आप लोगों को खराब हो जाएगी। मैंने समय कॉपी पेस्ट किया होगा, बोला सोचा होगा बाद में करूंगा, जहन से निकल गया। ये देखिए जनरेटर फ्यूल्स की वैल्यू कितनी थी? 2000। जनरेटर फ्यूल परचेज कितने हुआ? 5200। तो इस 2000 में ये 5200 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फ्यूल आ गया अवेलेबल फॉर यूज। उसमें से ये 3400 क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो हमारे पास ये वाली फिगर आ जाएगी, कौन सी? जनरेटर फ्यूल यूज। चूंकि ये कंट्रीब्यूशन जो है ना बिल्कुल वैसे ही थी जो फिनिश गुड की थी, तो आई होप के मैंने ये किया होगा कि वहां से ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लाया होगा। मैंने सोचा होगा कि इसको चेंज करूंगा, देन माइंड से निकल गया। तो ये वही है, 2000 में 5200 को क्या किया? प्लस किया। कितना आ गया? 7200। उससे माइनस किया। तो आप यहाँ पर फिनिश गुड कीजिएगा, क्या लिख सकते हैं? जनरेटर फ्यूल। आई बिलीव कि आप लोग इतना, जिसको और जो सुन रहे हैं भाई वो भी समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे लिखना है। दादाबाद वालों का दादा मुझे डर जाता है समझाने में, बिल्कुल अभी मान जाएगा अगर कुछ बोल दिया तो, और हमें ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद ये है स्पेयर पार्ट्स के बारे में, ठीक है बेटा। उसी तरह बिगनिंग उसमें मैं ऐड किया, फिर टोटल आ गया और एंडिंग को क्या किया। तो आज के बाद ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जहां 3 इन्वेंट्रीज हैं उसी में सवाल में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री को अलग प्लेस कर दिया जाए और उसको आप कहां इस्तेमाल करेंगे? इसको कहां जाकर लिखेंगे? एफओएच में। और उसकी अगर यूज की वैल्यू खुद ही दी हुई हो तो वही ले जाइएगा, लेकिन अगर वो इन्वेंट्री बिगिनिंग एंडिंग आ जाए तो फिर उसको प्लस माइनस करके, जैसे आप एक यूज निकालने के आदि रहे वैसे निकाल के पहुंचिएगा। क्लियर? चलो आगे बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब यहां पर इस सवाल में इस चीज के बाद जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को 2 बातें यहां से देखिएगा। बाकी सारे आइटम यार वही है, ठीक है। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो इस क्वेश्चन में रोल प्ले कर रहे हैं मेन। अब 2 वर्ड आप देखिए, कौन से 2 अकाउंट? एक ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड और दूसरा एक नजर आता है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। बात में याद है? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जगह कहां बनाएगा? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड डिलीवरी एक्सपेंस का नाम है, और इसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले स्टेटमेंट में नहीं है। ये कहां जाएगी? ये आप देखिएगा कि आपको नजर आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड कितना? 3500। तो आज के बाद याद रखना है, आपसे गेम होगा एक इनवर्ड और आउटवर्ड का। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कहां ऐड होगी यूसुफ? जो परचेजेस था वहां ऐड होगी। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ठीक। और अगर वही आउटवर्ड कह दे तो वो डिलीवरी एक्सपेंस है, और वो कहां जाके आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रोडक्ट को
तैयार होने के बाद कस्टमर तक डिलीवर करने के खर्चे को कहते हैं। चलो लास्ट पॉइंट, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये एक थोड़ी सी आगे की चीज है, लेकिन ये आगे की नहीं, बीकॉम में नहीं, बीकॉम में भी ये चीज है और माजी में ऐसे सवाल आते रहे हैं जिसमें ये बात आती है। आपको याद होगा कि परचेज डिस्काउंट भी परचेज रिटर्न की तरह परचेजेस से क्या किया जाता था, लेस किया जाता है, राइट। लेकिन इस वक्त आप एक नया अकाउंट देख रहे हैं जिसका नाम है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। समझते हैं ये क्या चीज होती है, बताइए। और अगर नहीं किया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखो ये जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वो शाबाश, मैं खुश हुआ। लेकिन बेटा ये एक बिल्कुल बेसिक बात, ये पता होना आप सबको जरूरी है। असल में आपको क्या समझाना चाहता हूँ बेटा, ये जरा सा सुन लीजिए, लाइट ऑन कर दूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। और ये अगर कभी किसी हवाले से पेपर में आ जाए तो आपको ये बात देखें बेटा, डिस्काउंट कोई नई बात नहीं है, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए डिस्काउंट के हवाले से। बेटा ये जरा सी लाइट ऑन कर देना, वरना बोर्ड पे लिखूंगा तो सही नजर नहीं आएगी। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, थैंक यू। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई जब भी कभी हम परचेज करते हैं तो आप फर्स्ट ईयर से एक एंट्री पढ़ते आ रहे हैं, परचेज करने की एंट्री ये होती है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, दिस वुड बी आवर एंट्री। अब इसी परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये होती है एंट्री। अब इसमें अभी कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन अगर यही पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि ये क्रेडिट टर्म पढ़ी जाती थी या क्रेडिट टर्म होती थी 2, 10 एंड 30। क्या पढ़ते हैं, 2% डिस्काउंट मिलेगा 10 दिन के अंदर और नेट या नॉट मोर देन 30 डेज। समझे आप, ये आगे जब चलेंगे ना एक सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप मास्टर्स में जाएंगे मत जाते तो उसमें यकीन करो कि आपको सिखाया जाएगा कि आखिर ये 2% कैसे फैसला करेगी कंपनी के 2% का डिस्काउंट देना है, 10 दिन का डिस्काउंट ना दे, 12 दिन का देते, एक एक चीजों की 30 डेज का क्रेडिट पीरियड नहीं हो, 40 डेज का हो, हर चीज की कॉस्टिंग होती है। कभी सोचा है ये जैज मोबाइल फोन वाले इतने सारे पैकेजेस अनाउंस करते हैं, क्या ऐसे ही कर देते हैं? वो कोई ऐसा पैकेज अनाउंस नहीं करते जिसमें उन्हें फायदा न हो। हर लिहाज से वो अपनी कॉस्टिंग करके पहले आपका नुकसान और अपना फायदा कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के इसी सब्जेक्ट से निकलती हैं जो कि आगे जाके तगड़ी हो जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में है। तो ये क्रेडिट टर्म में जब आप पेमेंट करते हैं डिस्काउंट के साथ, तो इस एंट्री को आप कुछ इस तरह बनाते हैं, क्या, परचेज अकाउंट पेएबल, परचेज डिस्काउंट और कैश पर भी। क्या ख्याल है, कोई नई बात तो नहीं है? लेकिन आज हम परचेज डिस्काउंट नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, परचेज डिस्काउंट लॉस। इसका क्या मतलब है आपको अब आज सिखाते हैं, अगर आपने नहीं सुना है तो। एक होता है परचेज को रिकॉर्ड करने का नेट मेथड, और एक होता है ग्रॉस मेथड। IAS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये मेथड बताता है, सिखाता है। पार्ट 1 में एक दफा ऐसा सवाल भी आया है क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, थोड़ा पास माजी में आया। और अगर मजीद देखना हो तो मेरी पार्ट 1 के इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर एक चैप्टर के अंदर मैंने रखा है तो मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, और ये मेरा अपना कारनामा नहीं, मैंने बीच से उठाया है, तो थोड़ा सा अपने बच्चों की इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा आसान करके देके दिया है कि आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। मुझे कभी भी अगर कहीं आ जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या मतलब हुआ ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने परचेज किया था 10,000, ठीक है, और अपना कैलकुलेशन में नहीं पढ़ता, सादा सी बात करता हूं कि 500 रुपए का इसके ऊपर क्या मौजूद था, डिस्काउंट। यानी परचेजेस कितने की थी, 10,000 की, और डिस्काउंट कितने का था, 500। अब अगर हम अपनी माजी के इसमें जाएं और ग्रॉस मेथड से एंट्री बनाएं
तो हम जानते हैं कि परचेजेस की एंट्री क्या बनती है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट कितने से 10,000 से। अब यहीं पर आपसे कहा जाए कि जनाब पेमेंट जब की गई तो पेमेंट की गई डिस्काउंट के साथ, यानी विद डिस्काउंट, और दूसरी आपको एंट्री आनी चाहिए पेमेंट की गई किस तरह, विदाउट डिस्काउंट। बोलो इन दोनों एंट्रीज में फर्क होगा कि अगर आप पेमेंट करेंगे विदाउट डिस्काउंट तो क्या एंट्री होगी, और विद डिस्काउंट तो क्या, इसमें होगी अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, पूरे 10,000 से, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट हासिल। लेकिन अगर आप करते हैं विद डिस्काउंट तो आपकी एंट्री होगी अकाउंट पेएबल 10,000, कैश क्रेडिट 9,500 और रिमेनिंग अमाउंट से परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 500। एग्रीड? लेकिन एक कंपनी है, उसने अपनी पॉलिसी बना ली है किस बारे में, कि हम हर हालत में डिस्काउंट अचीव करेंगे, यानी कि हर हालत से मुराद नॉर्मल कंडीशन, हम कभी भी डिस्काउंट को लूज नहीं करेंगे। कंपनी की नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसकी नॉर्मल वो है। वो कंपनी ग्रॉस मेथड को इस्तेमाल करने के बजाय रेंडरीज में कौन से मेथड को इस्तेमाल करती है, नेट मेथड। क्या करती है वो कंपनी कि वो जब परचेजेस करती है तो उसको पता है कि उसने परचेज कितने की है, 10,000 की, जिस पर उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 500 रुपए। तो नेट कितने की परचेजेस पड़ेगी उसको, 9,000। तो वो रिकॉर्ड करते हुए 10,000 के बजाय रिकॉर्ड ही कर देती है कितने अमाउंट से, 9,000। बहुत शुक्रिया यार, वाह ग्रीन टी, तुम्हें ग्रीन हो जाओ, सही 9,500। एक अपने में ना फेस पे आवाज कम आई, जैसे भी आ रही ना चिल्लाने की चोट थोड़ी सी रेडफुल हो जाए, रिकॉर्डिंग में पोल्यूशन। तो 9,500 से वो ऑलरेडी, अगर तुम सोचो तो ये भी 9,500 बनाते हैं। कैसे, जब यही चीज अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, जब वो अपने इनकम स्टेटमेंट में ले जाएगी, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में जाएगी, तो परचेजेस को 10,000 लिखेगी, लेकिन उसमें से क्या लेस कर लेगी, परचेज डिस्काउंट। तो नेट परचेज कितना आएगा, वही 9,500 आएगा। तो इसने भी वही काम किया, लेकिन इसने डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लिया कितने से, 9,000। अब यही चीज यहां सोचो कि अगर ये पेमेंट करते हैं डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री बनाएंगे, ये बनाएंगे अकाउंट पेएबल डेबिट कितने से, 9,000, और कैश क्रेडिट 9,000। बट अगर ये कभी किसी वजह से डिस्काउंट नहीं हासिल कर सके तो क्या, जब नहीं होगा तो प्रॉब्लम पहले, सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे, प्रॉब्लम सबसे पहले ये होगी कि अब इनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने बुक की थी लायबिलिटी 9,500, बट दे हैव टू पे 10,000। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो एक साथ नाज़रीन को समझाने के लिए कि सबसे पहले वो एक स्पेसिफिक एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेबिट करेंगे परचेज डिस्काउंट लॉस, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे कितने से, 500, ताकि अकाउंट पेएबल जो 9,500 का बुक्स में शो हो रहा है वो 500 के एडिशन के साथ कितना हो जाए, 10,000 हो जाए। और फिर जब वो पेमेंट करेंगे तो करेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 10,000 से। आप चाहते हो इन दोनों को कंपाउंड करके बना सकते हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन लॉजिक ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन्होंने ये परचेज डिस्काउंट लॉस क्यों लिखा, देखो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, एक मीनिंगफुल रिकॉर्डिंग है। मीनिंगफुल रिकॉर्डिंग के हर अकाउंट अपनी जगह एक क्या रखता है, देखो एनालिसिस ऑफ अकाउंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा ना आपने, आप सोचिए ना कि आपको पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आपको इस हद तक तो वाज़ेह हुआ होगा कि यार एक एक फिगर्स के पीछे 50 बातें हैं। एक करंट लायबिलिटी, एक करंट एसेट को कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे उससे क्या ड्रॉ किए जा सकते हैं, कंक्लूजन। तो परचेज डिस्काउंट लॉस एक खास अकाउंट नया रखा गया कि पता चले कि हमने किसी हैपनिंग की वजह से अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस से डेविएट किया है। और वो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या थी, डिस्काउंट अवेल करना।
तो जनाब बुक्स में अपीयर हो जाए एक नया अकाउंट जो हमें कल को अलार्म दे दे कि यार इज समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ था, डिस्काउंट। अब क्यों डिस्काउंट लॉस हुआ होगा आपके ख्याल में? सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आप फाइनेंस अरेंज नहीं कर सके। तो भाई कोई ना कोई तो कल्प्रिट है ना फाइनेंस के अंदर डेफिसिट का, कि आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो सका। तो आइडेंटिफाई करो। अब वो कल्प्रिट का मतलब यही नहीं कि उसको नौकरी से फारिग कर दो, लेकिन ये भी हो सकता है कल्प्रिट का मतलब कि उसकी वजह कोरोना हो, कि मार्केट से पैसा रिकवर नहीं हो सका, लोग बंद थे, लॉकडाउन था, तो हम क्या करते, हमने लॉस किया। तो आपके उस चीज को तो आज के बाद, खैर ये तमाम बातों का आज के बाद आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर दो मेथड होते हैं। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने, चाहिए मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, इन्वेंट्री की वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं। और उसमें कौन सा, एक ग्रॉस मेथड और एक नेट मेथड। और उस वक्त बुक्स में यूज होता है क्या, परचेज डिस्काउंट लॉस। और यही चीज देखिए मेरे बच्चों, ये सवाल था। और परचेज डिस्काउंट लॉस इसलिए फिर वहां नहीं जाता, कहां नहीं जाता, सीजीएम के उसमें नहीं जाता, बल्कि वो अभी मैंने दिखाया तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। कहां शो होता है, वो शो होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ताकि अलग से नजर आ सके। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, या छोटा सा कह लीजिए, या एक खास टेक्निकल पॉइंट था, तो मैंने इसको आपके लिए रखा था। और ये सवाल मैंने अपने बहुत पहले मैंने इसको अपनी बुक्स में शामिल किया था आज से, और मेरी कोई अपना नहीं था इसमें कि मैंने कोई अपनी तरफ से बनाया था। ये उजायर हसन की किताब का सवाल था। आप देखिएगा 2017 फाइल ईयर आप चेक कर सकते हैं, शायद प्राइवेट या रेगुलर में देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल वैल्यूज की थोड़ी तब्दीली के साथ मौजूद है। लेकिन मेरी बुक में अगर आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो वो मैं आज से पहले 97-98 में शामिल कर चुका हूं। 17 रेगुलर में यही चीज है, और परचेज डिस्काउंट लॉस मौजूद है। चल रहा है भाई, ये यूसुफ बेटा की चल रहा है, सही है। अच्छा, अब प्लीज जरा सा आगे चलते हैं। तो इस सवाल के अंदर क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ब्लाइंड्स पर कम करें। अब आप लोगों ने अब ये एक बात ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों, कि थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से यही होनी चाहिए कि जो जो चीजें मैं करवा रहा हूं उसको करते जाइएगा। और प्लीज इससे जरा सा कंफ्यूज मत होइएगा यार। यकीन कीजिए कि इस पे मेरा इतना टाइम लगता है आप लोगों के सामने, लेकिन इसका दो फायदा होता है कि मुझे यहाँ पे बोर्ड पे छापना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं सब कुछ छापने जाऊं ना, तो याद रखिए कि एक क्लास के अंदर एक सवाल हो और उसके बाद हम हाथ छापते हुए चले, समझ ले। दूसरी बात जो मुझे फायदा होता है कि मैं सवाल को अपने हिसाब से, समझाने के हिसाब से बोल्ड कर लेता हूँ, ताकि पॉइंट भी आप देखिएगा आगे जाके कि मैंने सवालात को तोड़ दिया है और तोड़ के क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को समझाया। और यही चीज मैंने आज नहीं, ये मैंने मास्टर्स करने के बाद, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात बता रहे, मुझे यही मसला खड़ा होता था कि जिस वक्त मैं पढ़ाने खड़ा होता था तो एक सवाल में 4 बातें आती, अगले सवाल में 6 बातें आती। अब मैं बच्चों को क्या समझाऊं, बच्चा कितना ग्रिप करे, तो मैंने उसको तोड़ के दिया था। तो पहला देखो सवाल, और दूसरा सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा। क्या प्रैक्टिस के लिए रखा कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का स्टेटमेंट याद हो जाए, आपको इनकम स्टेटमेंट याद हो जाए। ये था पहला मेरा मकसद। जैसे तीसरे सवाल में आया तो मैंने उसमें एक लॉजिकल, एक नई चीज का इंक्लूजन किया, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर कभी किसी सवाल में इनडायरेक्ट मटेरियल के साथ आ जाए तो तुम जरा सा प्लस माइनस करके यूज निकाल के शिफ्ट करो। वहीं पर चूंकि एक चीज आ गई तो परचेज डिस्काउंट लॉस का भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वरना इन 3 बातों के अलावा इस सवाल में कोई और नई बात नहीं है। बस ये जहन में रहे कि परचेज डिस्काउंट लॉस कभी भी, क्योंकि परचेज डिस्काउंट अगर याद करो क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए कहां जाता था, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, लेकिन परचेज डिस्काउंट लॉस फिर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में आएगा। बाद में उसको परचेज डिस्काउंट लॉस की जगह डिस्काउंट एक्सपेंस भी कहा जाता है। यहाँ ऐसी बाइबल में बता दूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं ना कि अकाउंट का नाम है सेल रिटर्न, ठीक है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट, ये सब डिस्काउंटिंग एक्सपेंस, ये सब एक है। हकीकत ये एक नहीं होती, प्रैक्टिकल दुनिया में इनको अलग अलग है। सेल डिस्काउंट
उस वक्त दिया जाता है जिस वक्त सेल होती है। जिस वक्त सेल कर रहा हूं ना, तो मेरी 100 रुपए की चीज है, मैंने तुमको बेच दी 95, तो 5 रुपए उसके बाद क्या हो गए, सेल डिस्काउंट। लेकिन अब मुझे आपसे पैसे कितने लेने, 95 रुपीज मैंने आपसे लेने, मगर कल को भाई आप 95 भी देने को तैयार नहीं हो रहे। मैंने कहा अच्छा 5 रुपए और ले रहे, 90 तो दे रहे भाई, तो वो जो 90 में ले रहा हूं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं। नाउ दिस इज नॉट सेल डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट एक्सपेंस। समझ में आएगा? इस तरह एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, इसको आजकल ईपीडी बड़ा चल रहा है आजकल। क्यों? हर जगह हर बिजनेस में कैश की शॉर्टेज है। तो फिलहाल आपके लेवल पे अभी वो सब चीजें क्या है, सेम मानो इस्तेमाल होंगी, लेकिन इस परचेज डिस्काउंट लॉस को अगर समझो तो ये क्या है, एक तरह का डिस्काउंट लॉस एक्सपेंस है, और क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के साथ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट और कहां से, पीछे से कम हो जाएगी, वहीं से। नीचे वाले बटन ऑन करें, उत्तर वाले ऑफ कर दें। बड़े सर्च के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा बटन, ये वाला? ये वाला? अच्छा, अब मैंने बोला ये कहां से आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है, 4A 4B, अच्छा हाँ 4A 4B तो खैर एक काम कीजिएगा, 4A 4B चले डिस्कस कर लेते हैं। कितना टाइम रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया है, अगर मैं इसमें लगूंगा तो 4A 4B वो जो मैंने आप लोगों को शुरू में शॉर्ट टाइप के स्टेटमेंट कंडेंस करके कहना चाहिए, कंडेंस वाले दिए थे, तो ये कुछ कंडेंस सवालात हैं, और ये वो क्वेश्चन है जब आप फाइनल सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको मसलन इसकी तरह देखिए, इन्वेंट्री बिगनिंग और एंडिंग में क्या उन्होंने गेम किया आपके साथ, थोड़ा सा कैमरे वालों भाई, आप जो भी मेरे वीडियो पे क्लास लोगे आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई एक शीट डाउनलोड कर लेना, तो एक दिन रात मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस सवाल में उन्होंने बिगिनिंग की वैल्यू दी है इन्वेंट्रीज की, लेकिन एंडिंग की वैल्यूज या क्लोजिंग की वैल्यूज कंपैरेटिव प्रोवाइड की। कंपैरेटिव का मतलब बिगिनिंग से कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कह रहा है कि रॉ मटेरियल बिगिनिंग है 20,000 और रॉ मटेरियल एंडिंग 20% मोर देन स्टार्ट। कर सकते हैं कैलकुलेट? अवैस कैसे करेंगे? अगर याद हो तो मैंने इसके लिए 3 तरीके सिखाए थे शिदा। एक तरीका जो सब करते हैं, क्या कि बिगिनिंग 20,000 का 20% लो और फिर बिगिनिंग में ऐड कर दो, नहीं है ना, कि 20,000 से ज्यादा तो 20,000 का 20% 4,000 आएगा, 4,000 20 में ऐड कर दो 24,000 हो जाएगा एंडिंग। दूसरा तरीका 120% ले लो 20,000 का, और तीसरा तरीका जो प्रोफेशनल्स करते हैं 1.2 कर दो डायरेक्ट, 20,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो ये। और अगर किसी को समझ में नहीं आए कैमरा वालों, यूट्यूब के सामने बैठे हुए लोगों, तो भाई तुम सीधा ही 20% लेकर ऐड कर लो, ये बात हो चुकी। दूसरे वाले में वर्क इन प्रोसेस इज 1/3 लेस देन स्टार्ट, क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 2/3 होगा। सोचना पड़ेगा हमारा बच्चा, जो बिगिनिंग है एंडिंग उसका क्या कह रहा है, उससे 1/3 कम है, तो 1/3 माइनस कर दो तो 2/3 बचता है। मैंने अगर नहीं आता तो सीधा सी बात है, 12,000 का 1/3 लो कितना आएगा? 4,000। 12,000 को 1/3 लो 4,000, 12,000 से 4,000 माइनस कर दो 8,000 बचेगा, और 8,000 जो है ना 12,000 का 2/3 है। समझिए, अब ये छोटा छोटा है यार, आप जैसे तुम समझ सको वैसे कर लो, इस पे मैं ज्यादा वो नहीं कर सकता। नहीं आया समझ में? सोच
थोड़ा सा गौर कर लेना, मतलब ये याद रखो कि अब ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो सवाल को मुश्किल, बाकी सारी चीजें आसान है। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ और मांगा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी देखो ना मैंने यही सॉल्व करके दिखाया है ना कि वर्किंग प्रोसेस 12,000 का 2/3। अब इतने के बाद अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कर लें। सामने सॉल्व प्रॉब्लम मौजूद है क्वेश्चन आई बिलीव। अच्छा इसमें एक चीज नोट कर लेना, क्वेश्चन के अंदर बल्कि पॉइंट पहले देखिए, आपने ये देखिए कि इसमें मांगा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड गुड्स। तो अब अगर याद करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अलग होता था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता था इनकम स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ये स्टेटमेंट ऐसा बना दें जो मैन्युफैक्चर्ड भी और गुड्स। देखो ओपनिंग से शुरू हुआ, यहां पहुंचे, कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, डायरेक्ट मटेरियल यूज निकाला, यूज ने क्या ऐड किया, लेबर, फिर आप क्या ऐड किया, एफओएस, क्या आ गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर क्या प्लस कर दिया, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग, क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस, क्या लेस कर दिया, एंडिंग, क्या चीज आ गई। अब बजाय अलग कहीं जाने के उसी में नीचे क्या ऐड कर दिया, फिनिश गुड ओपनिंग, फिर उसके आगे अवेलेबल फॉर सेल, लेस कर दिया क्लोजिंग, क्या चीज आ गई। तो कब हम वो वाला फॉर्मेट छोड़ के इस फॉर्मेट में आ सकते हैं, जब किसी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं और कहे कि एक ही स्टेटमेंट बनाओ, उसी के साथ कह देगा उसमें सीजीएम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों, तो आप इसी स्टेटमेंट को यहां खत्म करने के बजाय इसी को एक्सटेंड करते हुए आप कहां पहुंच सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कंक्रीट लफ्जों में ये कि कब आप यूज करेंगे, जब अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सवाल में आपसे रिक्वायरमेंट ना हो तो। क्लियर। इसके बाद सवाल इसी का था बी पार्ट। बी पार्ट में आई बिलीव कि इसमें कोई ऐसी खास चीज तो नहीं थी, वही सारी चीजें थी, बस इसमें थोड़ा सा एक दो क्या दिया हुआ था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, कैरेज है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। इसमें ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या चीज है, अगर देख लेना कोई ऐसी चीज मिल जाए तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आप ये सवाल करने के काबिल हो जाएंगे जो क्वेश्चन 5 ईयर का है, लेकिन ये कौन सा करेंगे, 2012 प्राइम, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस इसकी वही है जो आपको सिखाया है। चलो आगे, कोई मसला तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आज का खास क्वेश्चन जिसपे आज हम इसको एंड करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बेटा कल मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए कल प्रैक्टिस करके आइएगा। कल दूर दूर बैठा बहुत करीब में नहीं बैठे, कोरोना फैला हुआ है ना, दूर दूर बैठा के क्वेश्चन करवाएंगे ताकि पता तो चले कितना क्वेश्चन आ रहा है करने को। जी सर, सवाल के अंदर सारा कुछ वही है, बस अब जो नई चीज नजर आने वाली है वो ये है कि नीचे एक चीज नजर आ रही लिखी हुई, क्या, थोड़ा सा डेटा फॉर एडजस्टमेंट। अब यहां पे समझिए कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, इससे आपका याराना बड़ा पुराना है ना, पुराना याराना। वर्कशीट के अंदर डेटा फॉर एडजस्टमेंट होता था, कहां, ट्रायल बैलेंस के नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट था। लेकिन फर्क यह है कि आप जब पिछले ट्रायल बैलेंस देखा करते थे तो वो ट्रायल बैलेंस होता था एक ट्रेडिंग कंपनी का या एक सर्विस कंपनी का। आज ट्रायल बैलेंस जो है वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। लेकिन इस वक्त भी ये जो ट्रायल बैलेंस है ये पार्शियल है, लेकिन याद रखें कि ये भी मुकम्मल होता है। पार्शियल इस लिहाज से कि इसमें वो डेटा नहीं इस वक्त दिया हुआ जिसकी मदद से बैलेंस शीट, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग इदारे में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से नहीं बनता, बल्कि उससे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनता है और फिर बनाया जाता है उसमें क्या, बैलेंस शीट। तो इस वक्त चूंकि बैलेंस शीट इस वक्त नहीं है तो डाटा थोड़ा सा मुख्तसर है, यानी आपको शेयर कैपिटल नजर नहीं आएगा, आपको अकाउंट पेएबल नजर नहीं आएगा, आपको कैश नजर नहीं आएगा, आपको अकाउंट नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ वही डाटा नजर आएगा जो स्कैटर होके सेटल्ड होता था किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में और इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन उसमें कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी एडजस्टमेंट है। अब आप ये पहले चीज अगर देखें
एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपको याद होगा कि हमेशा एडजस्टमेंट डाटा में एंडिंग इन्वेंट्री रोल प्ले करती थी। आज भी जैसी डाटा फॉर एडजस्टमेंट आया उसमें इन्वेंट्री आ रही है दिसंबर 31 की, और वहां ट्रेडिंग बिजनेस में एक इन्वेंट्री होती थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। यहाँ तीनों मौजूद है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। कोई नई बात नहीं है। वहां पिछले सवाल में ऊपर में आमने सामने होते थे, यहाँ ऊपर और नीचे है। आप सवाल के आगाज में देख सकते हैं कि इनिशियली उन्होंने बिगनिंग आपको शुरू में दिया हुआ था, ये देख सकते हैं कि आपको ये बिगनिंग दी हुई है, ठीक है। उसके बाद परचेजेस है, फ्रेटिंग है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट लेबर, वही आइटम नजर आ रहे हैं। मैं भी वापस आता हूं, लेकिन तकरीबन सारे वही आइटम्स हैं, इक्का दुक्का नए नाम के अलावा। अब लेकिन क्या चीज करना है समझते जाइए। डाटा फॉर एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, जरा दूसरा पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फैक्ट्री इंश्योरेंस पेड ऑन जुलाई 1। अब इसको कैसे लिंक करिए, आप जरा ऊपर को क्या नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है आपको? ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है कि फैक्ट्री इंश्योरेंस की फिगर कितनी थी? 5,000। अगर ये डाटा फॉर एडजस्टमेंट ना होता और पिछले ही सवालात होते तो हम फैक्ट्री इंश्योरेंस को कहां ले जाते? एफओएच के अंदर ले जाते हैं ना। और कितनी अमाउंट ले जाते हैं? तो हम फैक्ट्री इंश्योरेंस की पूरी अमाउंट एफओएच में ले जाते हैं। ये देखो फैक्ट्री ओवर यहां आगे लिखते हैं कितनी अमाउंट? 5,000। एग्रीड? बेटा समझ में आ रही बात है? अब लेकिन चूंकि उसने कह दिया कि फैक्ट्री इंश्योरेंस पेड हुआ था किस तारीख को? इस साल के जुलाई 1 में, और यहाँ पे ऊपर से लिखा हुआ है, डेटा से ऊपर नहीं ले आ रहा, लेकिन ये डेटा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। तो कितने महीने हो गए? तो 6 महीने का मतलब है फैक्ट्री इंश्योरेंस जो जाएगा इस जगह पर वो इसका कितनी अमाउंट होगी? हाफ अमाउंट होगी। और आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री इंश्योरेंस इस वक्त अगर मैं आपको दिखाओ कितनी वैल्यू नजर आ रही है? 2,500। अब लेकिन ये ध्यान में रहे तो कोई जरूरी नहीं है एकदम हाफ हो। हाफ का मतलब है 6/12। अगर 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 4 महीने, उसी हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, इस तरह से आप पहुंच सकते हैं फैक्ट्री इंश्योरेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, बाकी आइटम में अब आप देखिए, एक डायरेक्ट लेबर वेजेस अक्रूड है लास्ट वीक। अगर अब आप यहां पर ऊपर थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है छोटा सा हो गया है। अगर आप ऊपर जाकर देखें तो आपको डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू नजर आ रही है। डायरेक्ट लेबर यूज कितना नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है 78,800। हर दफा डायरेक्ट लेबर यूज सिंपल होता था, जो एक फिगर होती थी वही चली जाती थी। लेकिन आज हमें अब पता चल गया कि नीचे उन्होंने हमें बताया है कि डायरेक्ट लेबर में भी भाई कुछ अमाउंट है जो क्या रह गई है? 1,200 रुपए क्या रह गई है? अक्रूड है, यानी अनपेड है। तो क्या होना चाहिए? अक्रूड और अनपेड को क्या होना चाहिए? उस 78,800 में ये अमाउंट क्या हो जानी चाहिए? ऐड हो जानी चाहिए। तो अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर यूज की फिगर कितनी शो हो रही है? 80,000 नजर आ रही है। 80,000 कैसे आई होगी? 78,800 में अक्रूड ऐड। क्लियर? कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं इन्वॉल्व है, वही सारी चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डालते जा रहे और ग्रीन टी मीठी होती जा रही है। नहीं, मैं ग्रीन टी जो पीता हूँ वो फीकी पीता हूँ तो मीठी थी, इसलिए मुझे गुड़ जाता है। यार अब देखो कॉफी वाला नाराज हो जाएगा, कल फिर नहीं आएगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अमूमन ऊपर होता था, यहाँ उन्होंने नीचे दे दिया है। और वैसे भी आप जानते हैं एडजस्टमेंट डाटा में ही बनती है साल के आखिर में डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है और ऑफिस बिल्डिंग है। तो शुरू वाले दो जो है आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन किसका पार्ट बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का। और ऑफिस बिल्डिंग मेरे बच्चों कहां चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के साइड में आगे जाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है
फैक्ट्री रेंट प्रीपेड। क्या ऊपर मौजूद है फैक्ट्री रेंट? देखिए लगाया, कितना है फैक्ट्री रेंट? 4000। तो फैक्ट्री रेंट 4000 है, जिसमें से 1000 प्रीपेड है। क्या कर दे? 4000 में 1000 प्लस कर दे, प्लस नहीं करें, प्रीपेड है, प्लस करें। आओ ठीक हो गया। तो अब फैक्ट्री रेंट की फिगर को चेक कर लेते हैं, कितना होना चाहिए भाई? भाई इसी बात पे कल की कॉफी फिर तुम्हारी तरफ से जो नहीं आएगी। 3000 से फैक्ट्री रेंट क्लियर। तो बेटा ये सवाल भी है, इनकम स्टेटमेंट आगे बना हुआ है, तो अब मुझसे अब मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं भी अब अच्छे से 2-4 सांस ले लूँ, और आप भी थोड़ा सा बताइए कि कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है। मुश्किल तो नहीं है? सही चल रहा है या तो नहीं लग रहा है सब ऊपर से जा रहा है? हाँ पक्का ना? अच्छा तो फिर इसके लिए देखो, इसका सवाल भी आ चुका है, 5 स्टेप में नीचे लिखा होगा मैंने। एक इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ये पास पेपर में 2016 रेगुलर है, इससे रिलेटेड। जरा ये नाम से क्या लिखा हुआ पढ़ लो। माशाल्लाह क्या पढ़ा है आपको। पढ़े लिखों की यही बात है, ऐसा पढ़ते किसी को नहीं। देखो इसमें ये चीज नोट कर लो, क्योंकि यही वाला पॉइंट है जिसको समझना है कि आपको ये लिख के दिया गया है सब कि इंपोर्ट ड्यूटी इज पेड ऑन रॉ मटेरियल। यानी इस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी जो है, मैंने कल भी कहा था या पिछली क्लास में चल रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एज इंपोर्ट ड्यूटी इज पेड ऑन रॉ मटेरियल, दैट्स व्हाई इट वुड बी इंक्लूडेड ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, अदरवाइज इट इंक्लूडेड इन। चाहिए देखिए आप इस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी के साथ एक वर्डिंग साफ लिखी हुई नजर आएगी आपको इस तरह से। ये क्या लिखा हुआ है? तो अगर ये रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, इसलिए देखिए मैंने इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद जैसे फ्रेटिंग के साथ याद है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड किया इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों। अब अगर ये ना होता, इसमें रॉ मटेरियल ना लिखा होता, सिर्फ जनरल इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जैसे कोई लफ्ज आ जाता, तो उठा के उसको कहां फेंक सकते थे? एफओएच में। इंपोर्ट ड्यूटी हो तो यहाँ पर बिल्कुल सही, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाती है। ठीक है हाँ, मतलब मेंशन हो तो आपने। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रोक रहा हूँ, कल ये वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, 6 को देखेंगे और आपसे करवाएंगे। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है इसको स्टॉप कर दो। अब मैं रोक के आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोई सवाल है तो